देखो आज हम ना एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि होगा आपका क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, है ना। तो जलवायु विज्ञान को समझना है हमें अच्छी तरह से। तो हेडिंग डाल लो आज आप, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, है ना, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। देखो जलवायु शब्द है ना, शब्द है ये जलवायु। क्या होता है जलवायु? देखो जैसे नाम से स्पष्ट, इसमें क्या होगा, जल होगा प्लस वायु, इन दोनों का संगम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जलवायु बन जाएगा, है ना। जल और वायु, जल का मतलब जल परिवर्तित हो जाती है वाष्प में, या फिर इसे बोल जाते हैं हम आर्द्रता में। ठीक है, जल परिवर्तित हो जाता है पानी, भाप भाप बन जाता है। भाप वही एक तरह की, क्या बोलते हैं, यदि वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा हो जाती है, वायुमंडल में भाप ज्यादा हो जाती है, वाष्प ज्यादा हो जाती है, तो हम उसे आर्द्रता भी बोलने लगते हैं, है ना। उसे हम आर्द्रता भी बोलने लगते हैं। तो ये वाष्प और आर्द्रता, ये सब जल का ही पार्ट होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग जब, है ना सभी बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग कोई मत लिखना, अब क्लास आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जल क्या है, वाष्प और आर्द्रता। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई। वायु, वायु क्या कर रही है, वायु इस वाष्प और आर्द्रता को, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है। ठीक है, वायु क्या कर रही है, इस वाष्प और आर्द्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है। क्लाइमेटोलॉजी बस इसी का नाम है। क्या है कि ये भाई पानी, है ना, या आर्द्रता या वाष्प को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद, है ना, क्या मौसम में परिवर्तन हो रहा है ना, क्या मौसम में परिवर्तन हो रहा है, यही क्या है आपका, इसी सब तथ्यों को, है ना, इसी सब कंसेप्ट को, है ना, इसी सब फिनोमिना को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान। अगर मान लीजिए यहाँ पर वायु ना हो, है ना, मात्र वाष्प और आर्द्रता हो, उसके प्रभाव से क्या होगा, है ना। हर चीज क्या है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जलवायु विज्ञान में। अब जैसे बारिश हुई, तो बारिश में क्या होता है, ये पूरी बात और आर्द्रता एक वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, फिर संवहन होता है, उसके कारण बारिश हो जाती है। अब ये सब जितनी भी सब चीजें हैं आज यहाँ पर आप पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ पर आते हैं अपना जो पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या होगा आपका, उसमें होगा ऊष्मा बजट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे, जैसे ऊष्मा बजट है, फिर ऊष्मा बजट के बाद हम पढ़ेंगे तापमान, है ना, पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। आइसोलेशन पढ़ेंगे, सूर्य ताप पढ़ेंगे। ठीक है, सूर्य ताप, है ना। तो ये होगा फिर इसके बाद आपका जितने भी टॉपिक होंगे, जैसे वर्षा होगी ना, वर्षा के प्रकार, संवहन क्या होता है ना, ये सब जितनी भी चीजें होंगी, और इंडियन मानसून। जैसे वहां पे इंडियन ज्योग्राफी में मैंने तुम्हें भारतीय मानसून नहीं पढ़ाया था, और ये जैसे हिमालय की उत्पत्ति मैंने उसमें पढ़ा दिया था, किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाते हुए। सेम यही होगा इंडियन मानसून में, यहाँ पर पढ़ा दूंगा आपको, जिससे इंडियन ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट भी हम यहाँ पर ही कवर कर ले, हाँ तो हाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा वो क्राइटेरिया होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जलवायु विज्ञान का जो पहला टॉपिक होगा, वो होगा आपका क्या, जिसे बोलते हैं हम ऊष्मा बजट। ठीक है, ऊष्मा बजट, ये भैया महत्वपूर्ण टॉपिक है, मेंस में कई बार पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना ऊष्मा बजट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऊष्मा बजट की। तो देखो क्या होता है ऊष्मा बजट। उससे पहले मैं तुम्हें ना दो तीन कंसेप्ट में बता दूं कि क्या कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। ये बेसिकली फिजिक्स साइंस से संबंधित है। देखो यहाँ पे विज्ञान भी लग रहा है ना, लेकिन ये विज्ञान एक्चुअली है नहीं। जलवायु विज्ञान जो है वो विज्ञान एक्चुअली है नहीं है। विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में ये चीज होती है कि यदि कोई चीज बोल दी गई है, यदि ये बोल दिया गया है इस पेन को, अगर न्यूटन ने ये बोल देता इस पेन को, इस पेन को खोलने पर, है ना, इस पेन को खोलने पर क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, और न्यूटन ये बात बोल देता और ये बात सिद्ध हो जाती, और पूरे ब्रह्मांड में यदि पेन को खोलने में, पेन खोलने में विस्फोट हो जाता, तो ये साइंस होती ना, ये साइंस होती। ये तो मैंने तुम्हें ऐसी हंसी मजाक में बता दिया, लेकिन साइंस क्या है, साइंस ये है, यदि साइंस के नियम पूरे यूनिवर्सल होते हैं, कहीं भी आप चले जाओ तो हर जगह वो अप्लाई होंगे। मान लो जैसे ये है, न्यूटन ने तीन नियम दी। पहला नियम जड़त्व का नियम है, तो जड़त्व का नियम ये है, कोई भी वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करने का विरोध करती है, तो ये जड़त्व का नियम है। अब ये बात हर जगह अप्लाई हो रही है। एक तीसरा जो नियम है कि रे प्रतिक्रिया का नियम है, यदि मान लीजिए कोई आप एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन की एक प्रतिक्रिया भी होती है ना, क्या होते हैं, एक बैक रिएक्शन भी होती है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मार रहा हूँ,
ठीक है, तो इस व्हाइट बोर्ड पर तो चोट लगेगी, जितनी चोट इस व्हाइट बोर्ड पर लग रही है उतनी ही बैक चोट मेरे हाथ पर भी लगेगी, है ना, मेरी हाथ पर भी लगेगी। या जितना आप यहाँ पर बल कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, उतना ही प्रेशर आप अपने हाथ पर भी डाल रहे हैं। तो ये बात ना पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होगी, इसका आप रोक नहीं सकते। लेकिन क्या है, ये हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो सोशल साइंस में ऐसा नहीं है ना। सोशल साइंस में क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है कि अब हम ये बोले कि अकबर, है ना, अकबर एक महान राजा था। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हो सकते हैं जो ये बात बोले अकबर एक महान राजा था। लेकिन ऐसे कई सारे विद्वान हो सकते हैं, कई विद्वान हो सकते हैं जो ये बात बोले कि अकबर एक महान राजा नहीं था, वो एक क्रूर राजा था, एक बेकार शासक था, उसे महान नहीं कहा जा सकता। तो इस दुनिया में दो तरह के लोग हो गए, एक जो कहने वाले, जो समर्थन करने वाले बात का, और विपक्ष करने वाले लोग हो गए। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में यदि कोई चीज है तो है, उसमें पक्ष विपक्ष और विपक्ष नहीं होता। वो जो चीज है उसे उसे ही मानने वाले होते, उसमें पक्ष वाले होते, विपक्ष वाले नहीं होते। ठीक है, तो ये साइंस और उसका अंतर है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जलवायु विज्ञान को आप क्यों नहीं कह रहे, इसलिए नहीं कह रहे, बहुत सारी ऐसे फिनोनिमा है, ऐसी परिकल्पनाएं, ऐसे कंसेप्ट हैं जो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। और जो चीज सिद्ध नहीं होती प्रयोगशालाओं में, जो लैब में सिद्ध नहीं कर सकते, वो चीज कभी भी साइंस नहीं बन सकती है। इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होना, या वहां पर आप पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, या फिर जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे हैं आपका भूआकृति विज्ञान, तो ये सब साइंस है, साइंस नहीं है ये, है ना, ये साइंस नहीं है। ये क्या है, बस ये साइंस जैसे ही है, हल्के बस, लेकिन साइंस से थोड़ा टच है ना। क्यों टच है देखते हैं। ये इसमें थोड़े फिजिक्स के कंसेप्ट अब लागू होने वाले हैं, तो उसे ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या है देखो, एक सबसे बड़ी पहली चीज यहाँ पर ये है कि ये आपको मैं दो तीन कंसेप्ट बताने वाला हूँ। एक बताने वाला हूँ चालन, चालन क्या होता है, ठीक है, उसमें बजट पढ़ाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ चालन। तो चालन क्या होता है, देखो चालन से मतलब ये होता है कि जैसे कभी तुम एक लोहे की रोड लो, ठीक है, लोहे की रोड लो, तो लोहे की रोड ली, और उसके जैसे मान लो ये लोहे की रोड है, और यहाँ पर तुमने इसे जलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जलाना स्टार्ट कर दिया, और आपका हाथ जहाँ है यहाँ पर ही है, ठीक है, यहाँ पर जलाना आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर है ना ऊष्मा देनी स्टार्ट की, कहने मतलब ऊष्मा देनी स्टार्ट की। तो जब यहाँ पर ऊष्मा देनी स्टार्ट करेंगे लोहे की रोड में, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ऊष्मा का प्रसार होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ तक भी ऊष्मा आने लगेगी। एक लेवल आएगा कि पूरी की पूरी क्या है, ये रोड ही गर्म हो जाएगी। यहाँ से शुरुआत की ऊष्मा की, और धीरे धीरे ऊष्मा ने यहाँ की तरफ आगे आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रहा है। अब ये जो स्थानांतरण है, इस स्थानांतरण में जो लोहे के कण है वो वहां पर ही है। मान लीजिए यहाँ पर लोहे का कण है, तो एक कण ये गर्म हुआ, जैसे ये गर्म हुआ इसने अपने साइड वाले को गर्म कर दिया, है ना, इसने फिर अपने साइड वाले को गर्म कर दिया, ऐसी साइड 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 सब साइड वाले को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो जब कणों का विस्थापन नहीं हो, यानी कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में, है ना, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो हम इसे बोलते हैं चालन। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं चालन। आया समझ में, चालन क्या होता है, आया, बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया सबकी, चालन क्या होता है, फिर आगे चलते हैं, है ना, ठीक है, ओके। अगर किसी समझ में नहीं आया तो वो हाथों हाथ बोलना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मत कहना सर बात दोबारा बता दो, है ना, तो ये मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। चालन, फिर चालन के बाद एक नया कंसेप्ट और मैं बताने जा रहा हूँ, संवहन। ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बार बार आएगा, कभी मत कह देना कि समझ में नहीं बात, सर संवहन क्या होता है। तो इस कंसेप्ट को हमें समझना है कि संवहन क्या होता है ना। तो देखो संवहन क्या होता है, बहुत आसान चीज है संवहन भी। अगर इसमें पहले वाली जो चालन था, चालन में हमने क्या बताया था कि कण क्या है, अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या है, एक ही जगह उपस्थित है ना। कि कैसे, कि एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, ऐसे ऐसे ये बना हुआ है, मान लो लोहे की रोड बनी हुई है, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर गर्म किया, तो सबसे पहले ये गर्म होगा, फिर ये ऊष्मा इधर देगा, फिर ऊष्मा इधर जाएगी, ऐसे ऐसे संपर्क विधि, है ना, ये द्वारा संपर्क विधि के द्वारा एक दूसरे के पास ना ऊष्मा जाती रहेगी, ऐसे गर्म हो जाएगी पूरी रोड। ठीक है, ऐसे ऊपर भी कण होंगे सेम, और नीचे भी कण होंगे, हर जगह कण होंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। खैर एनीवे, यहाँ पर आते हैं दूसरी विधि में, है संवहन विधि। संवहन में क्या होता है, कणों का विस्थापन होता है। यहाँ पे कणों का विस्थापन नहीं होता, यहाँ पे कणों का विस्थापन होता है। तो कणों का विस्थापन कैसे पॉसिबल है, किन चीजों में पॉसिबल है, होने के लिए तो ठोस में भी हो सकता है,
है ना। लेकिन क्या है, ठोस जब अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं तब होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये मेन कंसेप्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो संवहन होगा, जनरली हम क्लाइमेटोलॉजी में जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम वायु में संवहन होगा। कैसे वायु में संवहन होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर एक आपका ये धरातल है, क्या है ये? धरातल है। इस धरातल पर तापमान बढ़ रहा है ना। तापमान, सूर्य का प्रकाश क्या है? आ रहा है। तो सूर्य का जब प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो यहाँ पर जो वायु है, यहाँ पर जो वायु है, वायु भी गर्म हो रही है। वायु भी गर्म हो रही है। ये वायु के जो कण है, वायु के जो ये कण है वो भी गर्म हो रहे हैं। और जब वायु के कण जब गर्म हो रहे हैं बच्चों, तो होगा क्या कि ये जो वायु के कण होंगे, जब कोई चीज गर्म हो जाती है उसके अंदर प्रवृत्ति क्या है? ऊपर उठने की होती है ना। ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ये अब ऊपर की तरफ उठेंगे, है ना। तो ये जब ऊपर की तरफ उठेंगे यहाँ की तरफ, तो ये इनकी दिशा फिर इस तरफ हो जाएगी। ये ऊपर की तरफ ऐसे जाने शुरू कर देंगे, ऐसे जाना शुरू कर देंगे। अब जब बताइए ये यहाँ से उठकर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये अपने आसपास की वायु को भी तो गर्म करेंगे। जब ये कण ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपने आसपास की वायु को भी गर्म करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? है ना, समझ रहे हो ना। अपने दिमाग में चित्र बनाना सीखो। अगर जब तक साइंस पढ़ते हुए या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए दिमाग में चित्र नहीं बनेंगे, तब तक ना है आपका पढ़ना व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए दिमाग में चित्र बनाना सीखो, ठीक है। ये है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी आसपास की वायु गर्म हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ये वायु के कण है ना, इनका क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है ऊर्ध्वाधर, ऊपर की तरफ विस्थापन हो रहा है ना, ऊर्ध्वाधर। तो जब कणों का, है ना, कणों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का, है ना, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो हम इसे संवहन कहते हैं। ठीक है, हम इसे संवहन कहते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं, जब हम संवहन किसे कहते हैं? संवहन इसे कहते हैं बच्चों कि जब हम जब जब हम नहीं जब जब ऊष्मा का, है ना, ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कणों के, है ना, कणों के विस्थापन के साथ होता है तो हम उसे संवहन कहते हैं। या फिर एक और, है ना, जब जब हवा ऊपर की तरफ उठती है ना, ऊपर की तरफ उठती है और ऊष्मा का स्थानांतरण करती है तो हम उसे संवहन कहते हैं। एक आम भाषा में ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो ये बात समझे, संवहन किसे कहते हैं? संवहन किसे कहते हैं बताओ, जल्दी बच्चे बताओ। सब बच्चे जल्दी से बताओ, नहीं बताओगे तो तुम आगे कैसे चलूं? अरे बताओ, आया समझ में सबकी? इसे हम कन्वेंशन बोलते हैं, कन्वेंशन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, है ना। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करेक्ट, ठीक है। आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं कहने को ऊर्ध्वाधर विस्थापन, हाँ, कणों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन ये होता है। ठीक है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? आशा तुम नहीं लिख रही हो, आया समझ में? ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या है? अगला कंसेप्ट है अभिवहन, है ना, अभिवहन, अभिवहन, है ना। लिखने में रह गई, क्लियर नहीं हुआ? तो ऐसे क्यों रह गई? लिखती क्यों? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, शॉर्ट्स बनाया करो ना। और ये तो मैं नोट्स भेजूंगा ना इसके, तो लिखो उखो मत ना, यहाँ पर सिंपल से समझो। इसमें समझना क्या है? इसमें ये चीज समझनी है, संवहन मतलब क्या होता है कि जब कणों का, है ना, ये वायु है, ये वायु का कण है, यहाँ पर तापमान होगा। तापमान जैसे यहाँ पर आएगा, तापमान यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब मैं बता रहा हूँ तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि जब यहाँ पर वायु है, वायु के तापमान है, तापमान के द्वारा वायु के कण गर्म होंगे। जब गर्म होंगे, अब तुम बताओ, एक बार बताओ, पानी को जब गर्म करते हो नीचे से, तो पानी से नीचे से बुलबुले ऊपर की तरफ उठते हैं, है ना, उठते हैं। तो सेम इसी तरह का, जब वायु को आप गर्म करते हो तो वायु को जब यहाँ पर गर्म हो जाएंगे तो वायु के नीचे यहाँ पर वाले कण ना ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर जाएंगे। और जब ऊर्ध्वाधर जाएंगे तो वो ऊष्मा का, ये गर्म हो गए
तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जब गर्म कण यहाँ पर आएंगे तो आस पड़ोस के जो कण होंगे उन्हें भी गर्म कर देंगे, है ना। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ पर गर्म हुए और फिर यहाँ पर पहुंच गए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण हो रहा है, वो भी ऊर्ध्वाधर। वो भी कैसा हो रहा है? ऊर्ध्वाधर। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? संवहन बोल रहे हैं। तो हम इसे संवहन बोल रहे हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखना। और इसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशन बोलते हैं। तो मैं कई बार बोलूंगा कन्वेंशन करंट। तो कन्वेंशन करंट का मतलब आप दिमाग में ले जाना हमेशा ऊर्ध्वाधर जब होता है, खैर, है ना, ध्यान रखने। फिर आते हैं अभिवहन की ओर। अभिवहन, अभिवहन किसे कहते हैं? इसे हम बोलते हैं एडवेक्शन, ठीक है, इंग्लिश में। अब इससे क्या हुआ? इसे कंडक्शन बोलते हैं, इसे तुम सबको पता ही होगा, कंडक्शन, है ना, चालन। तो इसे अब देखो, अभिवहन का मतलब क्या होता है? अभिवहन का मतलब ये होता है जब ऊष्मा का स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर ना हो बल्कि क्या हो? क्षैतिज हो, ऐसे इस तरफ हो, है ना, ऐसे ये कण इधर की तरफ जाने लगे, है ना। तो अब इसे अभिवहन बोल देते हैं, बस। जब ऊष्मा का स्थानांतरण क्या हो रहा है? क्षैतिज रूप से हो रहा है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? अभिवहन। तो हम इसे अभिवहन बोल रहे हैं। तो ये तीन कंसेप्ट थे। तो इस तीन कंसेप्ट को आपको समझना है। अभिवहन का तो कम यूज होगा, एक ही बार यूज होगा बस, जब मैं आपको वो बताऊंगा। क्या उसका नाम है आपका? वो क्या बोलते हैं उसे? मैं तो नाम भी भूल रहा हूँ। तापीय विलोपन, थर्मल इन्वर्जन, है ना, तब आएगा उसका यूज ना। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। आते हैं, चलो। अब यहाँ पर दो अगला टॉपिक देखो, यहाँ पर सिंपल सा समझना है आपको, कुछ और कंसेप्ट, है ना। अब एक नया टॉपिक हम शुरुआत करते हैं, वही समझ लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अब क्या है? ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट, तो ऊष्मा बजट। अब एक बात तो मुझे, चलो इससे पहले भी एक और चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी ना। क्या होता है कि दो तरह के तरंग विकिरण होता है। एक होता है बच्चों आपको लघु तरंग विकिरण, विकिरण ना, इसे बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्या? शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। और एक होता है दीर्घ तरंग विकिरण। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। अब ये फिजिक्स की चीजें हैं, अगर मान लीजिए आपको समझ में आनी चाहिए जैसे मैं समझाऊंगा। अगर समझ में ना आए तो फिर आप सर्च करना कभी यूट्यूब पे, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक ना हमारे यहाँ पर वो होता है, बैंड होता है रेस का, ठीक है, स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं। उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? कई तरह की तरंगे विकिरण के नाम लिखे हुए हैं, जैसे गामा तरंग सुनी होंगी, एक्स तरंग ना, दृश्य है, पराबैंगनी, अवरक्त, बहुत सारी चीजें होती हैं ना, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब स्पेक्ट्रम का ही पार्ट होती है। तो उस स्पेक्ट्रम में कोई शॉर्ट वेव्स है, कोई कोई आपकी दीर्घ तरंग विकिरण है, जैसे एक्स रेज, है ना, एक्स रेज है, गामा रेज है, ये सब लघु तरंग विकिरण में आती है। और दीर्घ तरंग विकिरण में रेडियो वेव्स आती है, रेडियो वेव्स आती है। हमें इसमें क्या है? लघु तरंग विकिरण में क्या होती है? ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जहां लगेंगे ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है? लघु तरंग विकिरण में ऊर्जा ज्यादा होती है। और डी तरंग विकिरण में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा इसमें क्या होती है? कम होती है। ऊर्जा इसमें तरंग कम होती है, ठीक है, ऊर्जा इसमें कम होती है। अब मुझे एक बात, सिंपल सी बात बताओ कि अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब इस सूर्य ने यहाँ पर कोई ऊष्मा दी, है ना, यहाँ पर कोई ऊष्मा दी, सूर्य से ऊष्मा आई, ठीक है। अब यहाँ से जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अब इस ऊष्मा को इसने ग्रहण किया और इसके बाद यहाँ पर ऊष्मा को ऊपर की तरफ भेजा,
ये पृथ्वी से, ये वाला पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण है जिसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं ना, पार्थिव विकिरण। जो पृथ्वी से निकलता है उसे पार्थिव विकिरण, जो सूर्य से आ रहा है उसे हम बोलते हैं सौर विकिरण। ठीक है, सौर विकिरण। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं यहाँ पर ए और बी लिख रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी किस में ज्यादा होगी, जो सूर्य से आ रहा है या फिर जो पृथ्वी से जा रहा है, यानी कि बी में ज्यादा होगी या ए में ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊष्मा ऊर्जा जो भी कुछ बोलो, है ना, किस में ज्यादा ऊर्जा होगी, जो पृथ्वी से आ रहा है या यहाँ पर जा रहा है, मतलब किस में ज्यादा होगी, ज्यादा, हाँ ज्यादा ए में होगी। ठीक है, तो बच्चे बता रहे हैं ज्यादा किस में होगी, ए में होगी, बिल्कुल सही। अब जब ए में होगी, ऊर्जा ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये कैसा विकिरण होगा, लघु तरंग विकिरण होगा। ये कैसा विकिरण होगा, ठीक है, आया समझ में। पार्थिव विकिरण कैसा होगा, दीर्घ तरंग विकिरण ऐसा होगा। क्लियर है, ये बात बताओ क्लियर है नहीं है, अब फिर तभी आगे चलेंगे, जब तक ये क्लियर नहीं होगी तो ये समझ में नहीं आएगा। सभी बच्चों की ये दो लाइन जो मैंने लिख दी यहाँ पर, है ना, ठीक है, आया ना, नहीं आया तो समझ में फिर बताओ, है ना, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक है, अब क्लास नहीं जाएगी आपकी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब क्या है, देखो ऊष्मा बजट हम पढ़ रहे हैं। अब मान लो उस ऊष्मा बजट को हमें पढ़ना है ना, तो आपने जो कंसेप्ट पढ़े थे वो समझे थे वो समझ ले, अब आगे तब देखो समझते हैं। अगर मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब देखो इस पृथ्वी का कुछ ना कुछ तो औसत तापमान होगा, ठीक है। इस पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 23 डिग्री का राउंड माना जाता है ना, 23 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड माना जाता है औसत तापमान। अब ये पृथ्वी है, अब ये सूरज है भाई, ठीक है, सूरज है। अब ये जो सूरज है यहाँ पर हमें दे रहा है एनर्जी, एनर्जी, और एनर्जी किस रूप में दे रहा है, अभी आपने बताया लघु तरंग विकिरण के रूप में एनर्जी मिल रही है। किसमें, लघु तरंग विकिरण के रूप में एनर्जी मिल रही है। जैसे आपके दिमाग में लघु तरंग विकिरण आए, वैसे ये भी आ जाना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, ये भी चीज आ जानी चाहिए दिमाग में, बहुत ज्यादा ऊष्मा होगी, है ना, जो आपका लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे लघु तरंग विकिरण के रूप में आपको प्राप्त हो रही है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्राप्त हो गई। अब ये है, अगर ये हो जाए बच्चों कि जितनी एनर्जी यहाँ पे प्राप्त हुई और दिन में प्राप्त हुई, जितनी एनर्जी दिन में प्राप्त हुई, मान लीजिए दिन में 100 यूनिट प्राप्त हुई, 100 यूनिट प्राप्त हुई, और रात में क्या हो जाए, सारा का सारा एनर्जी यहाँ पर चली जाए, तो पृथ्वी का तापमान कितना होगा फिर, पृथ्वी का तापमान फिर कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, सेम रहेगा, जीरो हो जाएगा ना। अगर जितनी एनर्जी से मिली और रात में सारी एनर्जी वो छोड़ दे तो जीरो हो गया। सेम हो, चलो सेम भी मान सकते हैं, जितना पहले की अवस्था में है ना, ठीक है, यहाँ पर, है ना, बिल्कुल सही बात बोली। अब मुझे एक दूसरी एक बात और बताओ। तो यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही होगी ना क्लास, क्लास क्लियर नहीं है ना, बताओ, क्लास में क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही ना, ठीक है, इसकी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सब कुछ, है ना, ठीक है, ओके, चलो, है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पीड कम नजर आ रही है मोबाइल में। क्लियर नहीं है ना, कोई बच्चे कह रहे क्लियर है, कोई कह रहा क्लियर नहीं, रुक रही, रुकने वाली बात नहीं, रुक रही है, अच्छा, ठीक, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ पे रहना सर बच्चे, है ना, अब सही होगी क्लास, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है।
तो अब मैंने ये बोला था अब आपको कि यहाँ पर जो है ये सूरज आ रहा है, सूर्य के प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण अगर मान लो एनर्जी 100 यूनिट प्राप्त हो रही है और 100 ही चली जाती है, तो यहाँ पर तापमान 0 रहेगा, या फिर जो पहले था एनर्जी प्राप्त करने से पहले था वही बाद में हो जाएगा। ये कहने का आपका मतलब है। ठीक है, नॉर्मल बात है। अब लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हमारी पृथ्वी में ऐसा तो नहीं है कि जितनी एनर्जी ली और उतनी एनर्जी छोड़ दे। तो हर अब ऐसा होता तो हम भी रात में क्या होते, यहाँ पर रजाई ओढ़कर सोते। रजाई ओढ़कर तो नहीं सो रहे हो ना, है ना। वो ठंड तो नहीं लग रही, नॉर्मल टेम्परेचर तब भी रहता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्यों रहता है ये, है ना, ठंड नहीं हो जाती है, ये क्यों होता है, इसका ही रीजन है ये ऊष्मा बजट हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है हमारी पृथ्वी पर, है ना। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है, और अपनी जो व्यवहारिक नॉलेज है उसके साथ अप्लाई करना है। आप कहीं भी जा रहे हो वहां पर यदि आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, इथिक्स पढ़ा है, और उसे अप्लाई ना कर सको, तो ऐसा पढ़ने में पढ़ना क्या है, व्यर्थ है ना। ऐसा पढ़ने में पढ़ना क्या है, व्यर्थ है। तो उसे अप्लाई करना जीवन में, लाइफ में सीखो, तभी क्या होंगे आप, क्या है, एजुकेटेड होंगे। साक्षर होना एक अलग बात है ना। लिटरेसी रेट बढ़ाना वो एक अलग बात है, लेकिन एजुकेशन को प्राप्त करना वो एक अलग बात है। मैंने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे हैं जो फर्जी फर्जी डिग्री लिए हुए हैं ना, फर्जी डिग्री या मेहनत से भी चलो डिग्री रट्टा मार के वो पास हुए हैं, या कैसे भी वो पास हुए हैं, उनके पास डिग्री है, वो बीएससी है, एमएससी है, या एमए है या बीए है, लेकिन उनके पास उस नॉलेज को, है ना, इस व्यवहार की इस दुनिया में कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं वो चीज नहीं है। तो वो साक्षर तो है लेकिन एजुकेटेड नहीं। हम क्या है, हमें क्या बनना है, एजुकेटेड बनना है। एजुकेटेड का मतलब ये है कि यदि आपने साइंस पढ़ी है तो इस व्यवहारिक दुनिया में उस साइंस को अप्लाई करो। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो इस ज्योग्राफी को अप्लाई करो। अब मान लो यहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर, मेरे इलाके में बारिश हो रही है, यहाँ पर दिल्ली में बारिश हो रही है, तुम्हारे यहाँ पर बारिश हो रही है, तुम्हारे यहाँ पर बारिश हो रही है भाई, ठाकुरद्वारा में नहीं हो रही है। अभी मैंने फोन किया था मुरादाबाद, मतलब जसपुर, अपने कहा वहां पर बारिश नहीं हो रही। तो इसका मतलब मैं ये बात सिंपल से समझ गया, यहाँ पर जो दिल्ली में बारिश हो रही है वो जो मानसून आ रहा है, वो मानसून कहाँ से आ रहा है आपका, अरब सागर की तरफ से आ रहा है ना। ये क्या है, ये वाला अरब सागर वाली बारिश हो रही है इस समय मानसून से दिल्ली में। आपकी तरफ जब ये होगी वो पूरा इस तरफ होगा, तो वहां पर किस तरफ होगा, वहां पर बंगाल की खाड़ी से होगा जो तराई इलाका है। तो ये जब अभी आपको पढ़ोगे, है ना, ये सब चीजें क्या होगा, ये सब होता है ना अप्लाई चीजें, आप जब करना जानते हो। जब ठंड में बारिश हो जाए तो इसका मतलब ये है, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस का है ना, पश्चिमी विक्षोभ का नतीजा है। किसका नतीजा, पश्चिमी विक्षोभ का नतीजा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो रही है, ये बात पता चल जाए, है ना। जब आप पता चल जाए कि भाई अब आप ठंड जनवरी के महीने में गोवा को घूमने का प्लान बना रहे हो, गोवा को घूमने का प्लान बना रहे हो, और यहाँ दिल्ली से, है ना, दिल्ली से या अपने इलाके से गोवा को घूमने घूमने का प्लान बना रहे हो, और वहां पर क्या रख रहे हैं आपने, एक बैग भर के क्या रख ले हैं, गर्मी की, ओ सॉरी, सर्दी के कपड़े रख ले, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ठंड वहां पर ज्यादा होगी। अब और यदि उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी हो, वहां पर एक चीज पता चलेगी, महासागरीय प्रभाव, है ना। महासागरीय प्रभाव के कारण क्या होता है, साल भर का जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग समान रहता है ना। टेम्परेचर क्या रहता है, समान रहता है। अब ये चीज पता होगी, ज्योग्राफी में तो नहीं रखेंगे, है ना। अब ये बात पता होगी। अब ये बात भी पता होगी कि अगर मान लीजिए जून के महीने में कभी भी जहां पर महासागर है ना, जो तट के किनारे शहर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसके कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। कोलकाता में तुम अगर मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारा यहाँ पर दिल्ली में, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कलकत्ता या फिर मुंबई में है। अब वहां पर तुम दोनों में चले जाओ तो दोनों अंतर किसमें, गर्मी किसमें कम लगेगी, गर्मी से परेशान कब किसमें होंगे, कम परेशान दिल्ली वाली गर्मी में होंगे। और वहां पर तो पसीने भी आते रहेंगे, चिपचिपी गर्मी होगी, टेम्परेचर भी उतना लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी भी है और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्लूड तो है ही। उससे क्या होगा, वहां पर यही हो जाए। तो ये सब चीजें ना अपने जीवन में अप्लाई करो। अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे तो पढ़ाई तो फिर बेकार है। इसलिए अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखो। अगर जब हमेशा आपका माइंड एक्टिव रहेगा तो इंटरव्यू में क्या कुछ भी पूछ ले भाई, वो पूछेगा कि ऐसे ऐसे होता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि अगर आपने चीजें रटी होंगी, रट्टा मारा होगा, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर रट्टा नहीं मारा, चीजों को समझा है अच्छी तरह से, अप्लाई करना सीखते जानते हो,
तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, हमेशा क्वालिफाइड रहोगे, हमेशा लोगों की सभाओं में आपका सम्मान होगा ना। क्या है ये वाली बात है, तो इसलिए याद रख नहीं करना है, हमें समझना है। आपका पहला उद्देश्य इस एग्जाम को क्वालिफाई करना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपका उद्देश्य चीजों को समझना भी है ना। सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, सिविल सर्विस की तैयारी करते हुए कोई व्यक्ति ये बोल दे कि उसने कुछ नहीं सीखा या वो कुछ नहीं सीखेगा, तो वो बेवकूफ है ना। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन ना हो, पहली बात तो ऐसा कभी होगा नहीं, मेहनत करोगे तो जरूर हो, लेकिन आपके पास इतनी काबिलियत आ जाएगी कि सामने वाले व्यक्ति से, जो एक आम आदमी होते हैं, उनका वार्तालाप कर सकते हो एक अच्छे लेवल पे, तो इतनी तो क्षमता आ जाएगी। एनीवे यहाँ पर लेकिन बस मेहनत करने वालों के अंदर आएगी, अगर ऐसे टुच्ची मुच्ची हरकतें करोगे तो नहीं आएगी। हम्म, ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर आपका सूर्य है, तो हम ऊष्मा बजट के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो अब क्या हो रहा है, मैंने बताया था शॉर्ट वेव्स के रूप में, है ना, शॉर्ट वेव्स के रूप में आपका आ रहा है सौर विकिरण, है ना। और यहाँ पर फिर पृथ्वी पृथ्वी भी यहाँ से अपना छोड़ती है विकिरण, जो उसने एनर्जी प्राप्त की, लेकिन सभी नहीं छोड़ती, कुछ मात्रा में छोड़ती है ना। तो उस चीज के यहाँ पर हम देखते हैं चीज है वो। देखो एक तरफ जैसे मैं एक एनसीईआरटी का मैं एक चित्र बनाऊंगा, ठीक है, इसका एनसीईआरटी का है ये चित्र, आपके एनसीईआरटी में बेस्ड है, तो उस चित्र के माध्यम से ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, सेम कंडीशन ये होगी, तो यही ऊष्मा बजट को बता देगा, ध्यान से रखेंगे। देखो अब ये तुम अपने में भी बना लो, है ना, क्या है, अपने में भी बना लो, अपने चित्र में भी बना लो, अपनी कॉपी में भी बना लो। ठीक है, ऊष्मा बजट के बारे में। अब ये वाला आपने डायग्राम समझ लिया, तो आप आराम से समझ लोगे। ठीक है, ये आपका लघु तरंग विकिरण ना, लघु तरंग विकिरण, ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, लघु तरंग सौर विकिरण। ठीक है, सौर विकिरण एक तरफ ये लिखना है, दूसरी तरफ ये लिखना है दीर्घ तरंग, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। ठीक है, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, ऐसे लिखना है। दिखाई दे रहा है ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दीर्घ पार्थिव विकिरण लिखा, तो लघु, तो अब इसमें क्या लिखना है, देखो इसमें कुछ लिखता हूं मैं, अंतरिक्ष में प्रकीर्णित, अंतरिक्ष में प्रकीर्णित, और यहाँ पर है कुल सौर विकिरण, कुल सौर विकिरण, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष द्वारा परावर्तित, अंतरिक्ष द्वारा परावर्तित, इसमें लिखना बादल द्वारा और पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी द्वारा। अभी मैं फिर यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मैं यूनिट अभी आगे यहाँ पे जगह छोड़नी है, ठीक है, यूनिट लिखूंगा मैं यहाँ पर। फिर आपका पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर, अंतरिक्ष की ओर विकिरण, और फिर है वायुमंडल द्वारा, द्वारा अंतरिक्ष की ओर विकिरण, वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर विकिरण। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे। ठीक है,
देखो यहाँ तक। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, मैं अब तुम्हें ये बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखो इसमें सिंपल सा ये होता है कि हमें अगर मान लो 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट यानी परसेंटेज में ले लेते हैं, ठीक है, 100% सौर विकिरण प्राप्त हो रहा है। अब सौर विकिरण जब हमें प्राप्त होगा, किसके द्वारा प्राप्त होगा? लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा। यानी कि ये क्या है, ये हमें इनकमिंग हो रही है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ये ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और दीर्घ तरंग विकिरण का मतलब ये हो गया कि जो ऊर्जा हमारी पृथ्वी के द्वारा निकल रही है ना, जो हमारी पृथ्वी के द्वारा निकल रही है, ये चीज आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब आते हैं, देखो अगर मान लीजिए हमें 100% की एनर्जी है ना, सौर विकिरण हमें प्राप्त हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? हाँ अच्छा, अब दिखाई दे रहा होगा। क्यों भाई, अब दिखाई दे रहा है ना? अब सही होगा, बताओ जल्दी। सही है? चलो ठीक है, ओके, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे आओ। अब क्या है, यदि मान लीजिए अभी मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि ये है इनकमिंग है ना, जो लघु लघु तरंग सौर विकिरण है, ये इनकमिंग प्राप्त हो रही है ना, इस सूरज से। और हमें ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी जा रही है लघु तरंग विकिरण है ना, फास्ट विकिरण। अब मान लीजिए कुल सौर विकिरण 100% है। कितना? 100% है। तो क्या हो रहा है, अब 100% होगा तो अब ये एनर्जी कैसे हमें प्राप्त होगी और कैसे पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होती है, कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी वो बाहर निकालती है, यही ऊष्मा बजट है। बजट क्या होता है, पहले ये भी बता देते हैं। बजट क्या होता है? ऊष्मा बजट, ऊष्मा तो समझ रहे हो, ऊष्मा है ना। अब क्या है, हीट, ऊष्मा मतलब हीट। बजट मतलब, बजट का मतलब ये होता है जैसे मान लो आप अपने घर का बजट बनाते हो, कैसे बनाते होंगे कि आपको कितनी कमाई हो रही है पैसे की और कितना आपका खर्चा है, कितनी कमाई हो रही है और कितना खर्चा है, यानी कितने आप प्राप्त कर रहे हो पैसा और कितना आप खर्च कर रहे हो, यानी कि बाहर निकाल रहे हो पैसा। यही तो है ना, कि आपको मतलब दूध खरीदा आपने, आपने कुछ भी एक्सवाइजेड अपने लिए कुछ सामान खरीदा, कोचिंग की फीस दे रहे हो आप, तो ये सब क्या है, ये सब चीजें ये है आपका खर्चा है। लेकिन कमाई भी हो रही है आपकी, है ना। तो कमाई हमारी ये है, पृथ्वी की कमाई ऊर्जा के संबंध में, ऊष्मा बजट के संबंध में पृथ्वी की कमाई ये है और खर्चा ये हो रहा है पृथ्वी का। कमाई ये है और खर्चा ये हो रहा है। अब इस खर्चे के बारे में हम समझते हैं। यदि हमारी कमाई यहाँ पर सौर विकिरण के द्वारा 100% की हुई है ना, इतनी हमें एनर्जी की प्राप्ति हुई है, तो देखो वो कैसे क्या क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये है, मान लो बादल, ठीक है, बादल है। अब यहाँ पर एनर्जी हमें प्राप्त हुई, एनर्जी प्राप्त हुई, एनर्जी जैसी प्राप्त हुई तो यहाँ पर बहुत सारे बादल आएंगे, है ना, बादल आएंगे। तो बादल क्या करेंगे, बादल होते हैं बिल्कुल सफेद है ना रंग के, तो वो क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं एनर्जी को। कितना? 100 अगर आ रही है तो 27% की जो एनर्जी है वो यहाँ पर ही दे देते हैं, यानी -27 हमारा यहाँ पर ही खत्म हो गया, समझे। तो 100% की 27 यहाँ पर चली गई, बचे कितने? बचे कितने? कितना? 80 और 7 गए कितना? 73। 73 तो बचा, तो 73 अभी हमें पास है, 73 हमें प्राप्त हुआ। अब ये मान लीजिए बादल है, 73 अभी अब बची, 27 यहाँ पर लेके चले, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, कहाँ है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये सब पृथ्वी है हमारी, ना, ये पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर फिर आएगी, ठीक है, सौर विकिरण यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जब आएगा, यहाँ पर सौर विकिरण आएगा, तो ये भी क्या करेगा, पृथ्वी के द्वारा भी कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होगा, यहाँ पर परावर्तन होगा, परावर्तित होगी, अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाएगी, है ना, अंतरिक्ष में परावर्तित होगी। ये तो बादल के द्वारा, बादल -27 के हैं, और पृथ्वी के द्वारा भी यहाँ पर बाहर की तरफ भेजा जाएगा, परावर्तित कर दी जाएगी। वो ज्यादा नहीं होती, वो मात्र 2% होती है, वो 2% होती है ना। अब बचा 71%, कितना? 71% का आंकड़ा यहाँ पर हमारे पास बचा। अब देखते हैं 71% कितनी एनर्जी कहां पर जाती है। अभी और यहाँ पर विकिरण होगा, देखो अब है यहाँ पर इस तरह से
कि जैसे यहाँ पर एनर्जी आई, आधी कुछ यहाँ पर चली गई परावर्तित, कुछ यहाँ पर हुई, कुछ क्या होती है यहाँ पर प्रकीर्णित होती है। किसके द्वारा प्रकीर्णित होती है? अब बताओ, हमारे यहाँ पर इस पृथ्वी में बहुत सारे धूल के कण होंगे। क्या होंगे? धूल के कण होंगे। अभी धूल के कण क्या होंगे? एनर्जी को क्या करेंगे? परावर्तित करेंगे, प्रकीर्णित करेंगे। परावर्तित नहीं, प्रकीर्णित करेंगे। प्रकीर्णित करने का मतलब कैसे प्रकीर्णित करेंगे? अगर मान लीजिए धूल का कण है और धूल पे यदि आपको एनर्जी टकराएंगी तो कुछ एनर्जी क्या होगी? एनर्जी जैसे यहाँ पर टकराएगी, ये धूल का कण है, मान लो ये धूल का कण है, तो एनर्जी यहाँ पर आएगी, कुछ एनर्जी तो नीचे की तरफ चली आएगी, लेकिन कुछ एनर्जी इससे टकराकर ऊपर की तरफ भी चली जाएगी। प्रकीर्णित होना इसे हम बोलते हैं। क्या होते हैं? प्रकीर्णित बोलना बोलते हैं। तो जो धूल होंगे, बाष्प के कण होंगे, है ना, बाष्प होगी, है ना, पानी के जो पानी के कण होंगे, वो क्या करेंगे? कुछ अगर नीचे और कुछ ना प्रकीर्णित कर देंगे, फैला देंगे ऊपर की तरफ। तो फैलाने वाली एनर्जी उसे बोलते हैं प्रकीर्णित होना। तो यहां से कुछ एनर्जी क्या होंगी? प्रकीर्णित हो जाएगी अंतरिक्ष की ओर। ठीक है, तो वो कितनी है? -6%, है ना। माइनस का मतलब क्या हो रहा है? माइनस का मतलब हो रहा है कि ये एनर्जी पृथ्वी को प्राप्त नहीं हो रही है, चली जा रही है। ठीक है, पृथ्वी को प्राप्त नहीं हो रही, चली जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो प्रकीर्णित है, यहाँ पर जो प्रकीर्णित हो रही है, इसके मैं लिख देता हूं प्रकीर्णित विकिरण, है ना, यहाँ पर लिख देता हूं प्रकीर्णित विकिरण। प्रकीर्णित विकिरण, तो प्रकीर्णित विकिरण जो है, आधा विकिरण 6% क्या ऊपर की तरफ चला गया, है ना, अंतरिक्ष में। और लेकिन जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ कितना है आपका? यूनिट है 17, है ना। 17 जो है आपका यहाँ पर पृथ्वी को प्राप्त हुआ। मैंने यहाँ पर क्या साइन लगाया? 75, है ना। तो 75 का मतलब क्या हो गया? ओ सॉरी, प्लस का +17, तो इसका मतलब ये पृथ्वी को प्राप्त हुआ, है ना। तो ये क्या है? आपका प्रकीर्णित विकिरण जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ। तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप प्रकीर्णित विकिरण जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? दे रहा है। प्रकीर्णित विकिरण, है ना, जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ। ठीक है, जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ 17। अब क्या है? कुछ ये वाला डायरेक्ट भी पृथ्वी प्राप्त करती है, डायरेक्ट यहाँ पर प्राप्त करेगी, जो आ रहा था डायरेक्ट यहाँ पर प्राप्त करेगी। वो कितना हुआ आपका? 34%, ना 34% जो पृथ्वी प्राप्त करती है। किससे? डायरेक्ट सूरज से। ये तो प्रकीर्णित के रूप में प्राप्त हुई, ये डायरेक्ट यहाँ पर प्राप्त कर लिया 34%। अब पृथ्वी के अंदर वायुमंडल भी है, तो वायुमंडल जो प्राप्त करता है वो करता है 14%, है ना। वायुमंडल प्राप्त करता है 14% एनर्जी। जो पूरा वायुमंडल है हमारे यहाँ पे, गैस है, वो गैस भी तो गर्म होगी ना। जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसें हैं यहाँ पर। तो ये गैसें भी तो गर्म होगी ना। तो जब गर्म होंगी, उन्हें जो एनर्जी प्राप्त हो रही है वो हो रही है 14% एनर्जी प्राप्त। समझे? क्यों शक्तिमान? तो बच्चे समझे ये वाली बात? कि अब देखो यहाँ पर, देखो एक बात पहले फिर बताना, अभी जब मैं पूछ रहा हूँ जो चीज मैं पूछ रहा हूँ पहले ये बताना, फिर सब एक सबके मैं फीडबैक लूंगा। ये 14% यहाँ पे हमें प्राप्त हुई। कितना? 14, गिनते रहो। ठीक है, 14% यहाँ पे प्राप्त हुई, 34 यहाँ पर हुई, और 17 यहाँ पर हुई, 17 यहाँ पर हुई। ठीक है, 17 यहाँ पर हुई। तो अब एक बात बताओ मुझे, हमें पृथ्वी पृथ्वी को कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है? पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी को कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है? टोटल कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है? ये तो वायुमंडल सही तो बता रहे हो तुम। हाँ बिल्कुल सही, 65% प्राप्त हो रही है, लेकिन 65% में वायुमंडल भी इंक्लूड हो रहा है ना। हाँ, वायुमंडल भी इंक्लूड हो रहा है, लेकिन हमें जो पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, ये पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, वो कितने? 51% हो रही है। ठीक है, 51। ठीक है, लेकिन अगर वायुमंडल को जोड़ लिया जाए तो 65% एनर्जी प्राप्त हो रही है। यानी सूरज से, है ना, यानी सूर्य से हमें जितनी एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का हमें पूरी वायुमंडल को मिलाकर, पूरे वायुमंडल और इस पृथ्वी को मिलाकर कितने प्रतिशत प्राप्त हो रही है? 65। और बचा हुआ 35% तो हमारी पृथ्वी को मिलता ही नहीं है। ठीक है, 65% मतलब समझो टैक्स कट गया। जितनी इनकम होती थी, उस इनकम में हमारा टैक्स भी तो देते हैं ना हम।
तो टैक्स नहीं मिलता, हमें टैक्स का पैसा नहीं मिलता, सरकार ले लेती है। सेम कंडीशन यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पर हमें मात्र 35% मतलब टैक्स दे दिया और बचा हुआ हमारे पास जितना भी आया पैसा, ये हमारी एनर्जी है, इतना हमें 65% की प्राप्ति हो रही है। अब हमें इस 65% का हिसाब देना है, ये 65% भाई हम कैसे खर्चा करते हैं, तो हमें इसके बारे में हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 65% अब हम यहाँ पर खर्चा करते हैं, देखिए दिखाते हैं कि हम ये जो एनर्जी हमें प्राप्त हुई हम क्या क्या कर रहे हैं इस एनर्जी में। ठीक है, तो पहली चीज आपने पढ़ा है संवहन। ठीक है, पहली चीज पढ़ी है संवहन। क्या है, पढ़ा है संवहन। तो संवहन के द्वारा जो हमें एनर्जी का लॉस होता है, किसके द्वारा, संवहन के द्वारा। पता है आपको संवहन क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो संवहन के द्वारा जो एनर्जी का लॉस होता है वो यहां से जो पृथ्वी होगी -9%, ना 9%। अब यहां से जाएगी तो वायुमंडल में जाएगा, तो वायुमंडल में कितना हो जाएगा आपका, 9% ऐड हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी से तो चला गया। ये जो हम 51% का पहले हिसाब देख लेते हैं जो पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है। ये 51% का जो हिसाब है, यहाँ पर 3417 है, पहले हम इसे देख लेते हैं। तो 9 तो यहाँ पर चला गया 51 में से 9, बचा हुआ जितना भी अभी देखते हैं। फिर 19% जो है आपका, कितना, 19%, 19% होता है ये आपका संगणन के द्वारा। कितना, संगणन के द्वारा, यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है आपका, संगणन के द्वारा हो रहा है। कितना, 19%। ये वायुमंडल को प्राप्त हो गया, अभी ऊपर नहीं गया अंतरिक्ष में, ये तो वायुमंडल चल रहा है, ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है। ठीक है, याद रखना, ये क्या है, वायुमंडल है, ये ऊपर अंतरिक्ष है और ये नीचे पृथ्वी है ना, ये क्या है नीचे, ये पृथ्वी है और ये क्या है, वायुमंडल है ये, और ये अंतरिक्ष है। ठीक है, ये मान के चलो अपने दिमाग में। तो 19% संगणन के द्वारा चला गया और ये क्या है आपका, संवहन के द्वारा। संगणन नहीं बताया ना मैंने तुम्हें अभी। संगणन क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि पानी, है ना, पानी जब भाप में बनता है तो ये संगणन है। अब ये संगणन क्या होता है, इसके डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझ लो, जैसे पानी जो है अब भाप का बन गया, भाप, फिर भाप से बादल बन गया और बादल से फिर क्या हो गया आपका, बारिश हो गई। ये सब जो पूरी प्रोसेस है ना, ये सब जो पूरी प्रोसेस है, पानी बनना, है ना, भाप का पानी बनना, तो ये सब क्या है, संगणन है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझ लो उष्मा बजट के संबंध में। ठीक है, ये संगणन हो गया और ये संवहन हो गया, तो दो चीजें आपने पढ़ ली, है ना। तो ये -9 और ये यहाँ पर -19, -19% यहाँ से चला गया। अब क्या होता है कि बचा कितना, जोड़ो, -19 और 9, 18, 28। ठीक है, 28, 51 में से 28 गए, कितना बचा, 51 में से 28 गए, कितना बचा, 23 बचा। 23 तो बचा, है ना, 51 में 28 गए, 23 बचा। अब ये जो 23, यहाँ पे 51 की हमें प्राप्ति हुई थी, 9 चले गए और 19 चले गए, तो बचा कितना, 23 बचा ना। अब जब हमें 23 बचा तो यहां से जाएगा 23, अब 23 जाएगा पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। अब यहां पर क्या होगा, -23%, क्या पृथ्वी छोड़ देगी। पृथ्वी जो मैंने बोला था अभी आपको, क्या बोला था कि जितनी 100% की एनर्जी प्राप्त हो रही है और 100% छोड़ दे पृथ्वी, हम नहीं रखेंगे अपने पास, तो क्या होगा, बिल्कुल चली जाएगी एनर्जी, हम जीरो हो जाएंगे। लेकिन पृथ्वी भी तो छोड़ती है ना अपनी एनर्जी, पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती है, पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -23 यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर -23 यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, -23 यहाँ पर छोड़ दिया, तो अब क्या हो रहा है, -23 में ये दो भागों में हो जाएगी। अब पृथ्वी का कुछ भाग यहाँ पर जब विकिरण छोड़ा, है ना, ये इसमें लिखो पार्थिव विकिरण, है ना, ये है ये पार्थिव की जगह लिखो पृथ्वी द्वारा विकिरणित, पृथ्वी द्वारा विकिरणित। दिखाई दे रहा है तो नहीं, वरना तो लिख लो पृथ्वी द्वारा विकिरणित ना, पृथ्वी द्वारा विकिरणित, पृथ्वी द्वारा विकिरणित, विकिरण है ये। अब यहां से जब गया तो यहाँ पर 6% तो वायुमंडल को मिल गया और आपका बचा हुआ कितना हुआ, है ना, 6 और बचा हुआ कितना हो गया, 17। तो 17% की क्या होगी, अंतरिक्ष को प्राप्ति हो गई। तो 23 में से 6 हो गया यहाँ पर प्राप्त हो गया और 17 क्या हो गया, वायुमंडल को, तो अंतरिक्ष में चला गया।
6% वायुमंडल को प्राप्त हो गया और 17 क्या हो गया आपका अंतरिक्ष में चला गया। ठीक है, इतना हुआ। अब मुझे एक बात ध्यान से समझ के बताओ इस पूरे चित्र में, ठीक है, इस पूरे चित्र में वायुमंडल को हमें कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है, वायुमंडल को कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है पूरे चित्र में। यहाँ पे 51% था, हमने यहां से 51 से वायुमंडल में पहुंचा दिया। ध्यान से सोच समझ के बताना कितनी हो रही है। 20%, 48, 20% क्यों हो रही है? 20 तो वैसे भी नहीं होगी, 20 क्यों लिख रहे हो भाई? वायुमंडल को कितनी प्राप्त हो रही है? 34, 48। अब जोड़ना 6, 9, 19 और ये 14% भी तो है। ये 14 तो अभी वायुमंडल में ही है ना, 14 तो ये अभी वायुमंडल में, पृथ्वी में ऊपर कहाँ गई है? याद रखो ये जो 14% है ये भी तो अभी वायुमंडल में ही है, जो डायरेक्ट आ रही है। सभी बच्चे समझे नहीं समझे? अभी ऊपर कहाँ गई है? ये तो भैया हमने नीचे वाला पोर्शन ऊपर को पहुंचाया है अभी, ठीक है, ये वाला वायुमंडल में पहले पहुंचा, अब वायुमंडल से ऊपर जाना है ना। समझ रहे हो सभी बच्चे ये वाली बात कि 14% तो ये वायुमंडल में ही है अभी, अभी ऊपर कहाँ गया है? तो 48% यहाँ पर भी प्राप्त हो रही है। अगर मान लो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, अगर हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, जैसे बहुत सारे ग्रहों पर नहीं है, तो क्या होता? जितनी एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है उतनी एनर्जी हम छोड़ देते और 0% प्राप्त होता। ना तो संघनन की क्रिया होती, ना संवहन की क्रिया होती, ना भी यहाँ पर बादल के द्वारा परावर्तित होता और ना ही 14% की हमें एनर्जी स्टोर होती। तो ये वायुमंडल ही है जिस वायुमंडल के कारण हमें क्या है एनर्जी मिल रही है, ये ऊष्मा को रोक के रखता है। वायुमंडल पृथ्वी का एक तरह का कंबल है। आता है ना ये वाला वो क्वेश्चन, तो ये पृथ्वी का कंबल कैसे? ये पृथ्वी से जो एनर्जी आ रही है, विकिरण आ रहा है, उसे कुछ देर के लिए रोक रहा है और रोकने के कारण ही क्या हो रहा है? पृथ्वी गर्म रहती है। अगर ये ना रोके तो पृथ्वी गर्म नहीं रहेगी। समझे मेरी बात? ये सभी बच्चे बताओ, ये वाली बात सब बच्चे समझ रहे हैं? वायुमंडल का महत्व, रोल अपना। अगर ये वायुमंडल ना हो तो एनर्जी रुकेगी नहीं, जैसे यहाँ से सो प्राप्त हुई सो यहाँ पर चली गई। ठीक है, ये वायुमंडल का रोल है हमारी पृथ्वी में। अगर वायुमंडल ना हो तो ये गर्म ही ना मिले हमें इसमें। अब एक बार बताओ, देखो तुमने ये बात देखी होगी, तुम उसमें जाओ, ठंड में जाओ, ठीक है, ठंड में या गर्मी में भी जाओ, ठीक है, गर्मी में जाओ, दिन के समय दिन के समय जो जमीन पर बैठ जाओ गर्म मिलेगी, रात के समय बैठ जाओ ठंडी मिलेगी। ठंडी मिलने का मतलब ये है पृथ्वी अपने अंदर की जो एनर्जी है वो छोड़ रही है ऊपर की तरफ, लेकिन वायुमंडल गर्म है। मेन मुद्दे की बात है, गर्मी के समय देखो वायुमंडल गर्म है, गर्मी है, लेकिन जो पृथ्वी की मिट्टी या धूल है वो क्या होगी? ठंडी हो गई। क्यों ठंडी हो गई है? क्या रीजन है उसको ठंडी होने का? ठंडी होने का रीजन अब आपको पता चल गया होगा। ठंडी होने का रीजन ये है पृथ्वी अपने अंदर से एनर्जी छोड़ रही है, विकिरण छोड़ रही है, लेकिन वायुमंडल उसे अब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा अब्जॉर्ब कर ले रहा है। इसके द्वारा तो नहीं, इसके द्वारा तो डायरेक्ट मिल रहा है, इनके द्वारा प्राप्त कर ले रहा है, इनके द्वारा, इसके द्वारा तो बस डायरेक्ट मिल रही है सूर्य से। ये वाली बताओ मुझे, ये जो 14% है ये पृथ्वी का विकिरण है या नहीं है? ये पृथ्वी का विकिरण है या नहीं है? हाँ या ना में वाला जवाब दो। नहीं है? ये बताओ, ये पृथ्वी का विकिरण है या नहीं है? ये जो 14% हमें एनर्जी प्राप्त हुई है ये पृथ्वी के द्वारा प्राप्त हुई है, हाँ या ना? नहीं ना, ये तो हमें इससे के द्वारा प्राप्त हुई है ना। अगर वायुमंडल को पूछा जाए सौर विकिरण के द्वारा कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही है? 14% प्राप्त हो रही है। और पृथ्वी के द्वारा कितनी प्राप्त हो रही है? तो 6, 9 और ये 19, ये प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कितने ये हो गया? ये हो गया आपका 9, 28, 28 और 6 कितना हो गया आपका? है ना, 28 है कितना हो गया आपका? 34%। ठीक है, 34% आपकी एनर्जी पृथ्वी के द्वारा वायुमंडल को प्राप्त हो रही है और 14% किसके द्वारा प्राप्त हो रही है? आपकी सौर विकिरण के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो ये ध्यान रखना। अब ये मान लीजिए ये कितनी प्राप्त होगी, ठीक है, अब ये टोटल कितनी? 48% इस वायुमंडल के पास थी, और ये 48% क्या है फिर यहां पर पहुंचा देता है आपका, है ना, वायुमंडल में अंतरिक्ष की ओर विकिरण।
फिर वायुमंडल क्या पहुंचा देता है, यहां पर। ठीक है, आया सबकी समझ में? क्यों आया बच्चों सबकी समझ में? ये ऊष्मा बजट है। ठीक है, हमें इतनी एनर्जी इसके द्वारा प्राप्त हो रही है, इसके द्वारा इतनी एनर्जी हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, अब ये बताओ, हमें कितनी एनर्जी प्राप्त हो रही थी, हमें कितनी एनर्जी प्राप्त हुई थी टोटल शुरुआत में कितनी एनर्जी प्राप्त हुई थी? शुरुआत में हमें कितनी एनर्जी प्राप्त हुई थी? कितनी हुई थी? अरे नहीं, टोटल इस पृथ्वी को मतलब वायुमंडल और पृथ्वी को जो एनर्जी प्राप्त हुई 65 हुई थी ना शुरुआत में। यहाँ पे तो 27 और 2 और 6 चले गए थे ना, 65 प्राप्त हुई थी ना, 65 प्राप्त हुई थी, है ना? अब 65 जब प्राप्त हुई, देखो 65 वायुमंडल और पृथ्वी को प्राप्त हमें 65 हुई थी, वायुमंडल और पृथ्वी को 65 प्राप्त हुई। तो देखो ये चली गई 17 और 48 लगा लो, कितना हो गया? 65 हो गया। तो 65 का हमने हिसाब दे दिया भाई, वायुमंडल और ये जो आपका पृथ्वी के द्वारा हो रहा था, इसका हिसाब ये है कि 17 ऐसे चली जा रही है पृथ्वी के द्वारा, और डायरेक्ट पृथ्वी के द्वारा 17 जा रही है। ठीक है, कोई वायुमंडल के द्वारा अवशोषण नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर जो भी पार्थिव विकिरण है, पहले वो वायुमंडल में जा रहा है, फिर वायुमंडल के बाद फिर अंतरिक्ष में जा रहा है, तो वायुमंडल के द्वारा 48 जा रहा है। अगर ये 48% और ये 48% यहां पर ना होके यहां पर हो जाए, समझ रहे हो ना, यहां पर ना होके यहां पर हो जाए, यानी डायरेक्ट पृथ्वी यहां पर छोड़ दे, वायुमंडल ना हो, तो हमें रात के समय इतनी ठंड पड़ेगी, पूछो मत क्या हो जाएगा। ये तो पृथ्वी वायुमंडल कंबल की तरह काम कर रहा है, एनर्जी गर्म रखता है हमारे इस इनकी वजह से, वरना तो वो ठंड हो जाएगी, फिर तो गए काम से। तो ये विकिरण होता है। तो जितनी एनर्जी हमें मिली थी उतनी एनर्जी हमने दे दी, है ना? अगर मान लो पूछो ऊष्मा बजट किसे कहते हैं, ऊष्मा बजट इसे कहते हैं कि लघु तरंग के द्वारा प्राप्त, है ना, सौर विकिरण और दीर्घ तरंग के रूप में प्राप्त पार्थिव विकिरण, है ना, के का बजट ही ऊष्मा बजट है, ये बोल सकते हो आप। तो ये लाइन यहाँ पे हमें लिखनी है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं इंसान दिखाई दिया? इंसान का रोल तुम्हें कहीं दिखाई दिया? इस पूरे रोल में इंसान का रोल दिखाई नहीं दिया। अब इस समय क्या हो रहा है, अब इस समय क्या हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है, मानव क्या कर रहा है? ये गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, फैक्ट्री लग रही है ना, पूरी पूरी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, एसी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये पूरा जो ऊष्मा बजट है ये हमारा तिल मिला रहा है। कि तिल मिलाने का मतलब ये हो गया, तिल मिलाने का मतलब ये हो गया, जो भी अगर मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने लगे, तो ये जो 48% है ये तो और बढ़ जाएगा वायुमंडल का। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वायरमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, इन्वायरमेंट की क्लास हो चुकी है, तो इन्वायरमेंट की क्लास में आपको ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट, ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट मैंने बताया। ग्रीन हाउस का क्या कंसेप्ट होता है? ग्रीन हाउस का गैस का कंसेप्ट ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन गैस हो गई, ओजोन गैस हो गई, ये सब जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, ऊष्मा को अपने अंदर रोक के रखती हैं, ऊष्मा को अपने अंदर रोक के रखती हैं और ऊपर नहीं जाने देती वायुमंडल में। अब इनकी मात्रा यदि इस वायुमंडल में ज्यादा हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, इन सब की ज्यादा हो गई मात्रा, तो होगा क्या, ये 48% करके 51, 52, 53 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी ऊष्मा की हमारे अंदर, हमारे इस वायुमंडल के अंदर ज्यादा गर्म होगा फिर हमारा वायुमंडल, और हमारा वायुमंडल ज्यादा गर्म होगा तो इसका मतलब ये ऊष्मा बजट फिर बिगड़ जाएगा। अभी तो क्या है, टेम्परेचर इसके अनुसार जीरो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना हमें प्राप्त हो रहा है उतना हमें दे रहे हैं, औसत तापमान हमारा उतना रहेगा 21, 22, 23, 24, जितना भी पृथ्वी का औसत तापमान है। लेकिन यदि ये मानव का हस्तक्षेप होगा और कार्बन क्या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी यहाँ पर, तो क्या होगा, तो ऊष्मा बजट को गड़बड़ाने की चांसेस रहेंगे, और गड़बड़ हो गया ऊष्मा बजट तो उसी समय क्या होगा, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं, मानव के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ऊष्मा बजट गड़बड़ा रहा है। एक ये भी लाइन है आपकी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो।
तो अगर मान लो साइंटिस्ट को यहाँ पर ऊष्मा बजट को अच्छे से समझना है तो उसमें ये वाला कंसेप्ट भी, मानव के हस्तक्षेप का कंसेप्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन बस मुझे यहाँ पर ऐड करनी आया। बस ऊष्मा बजट सबकी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो सही है बच्चों, खत्म करें क्लास। आया सबकी समझ में? कुछ डाउट है? पहले कोई क्वेश्चन भी तो पूछ रहा हो तो क्या है सर, ये 6% किसके माध्यम से प्राप्त हुई है ना? अभी मैं बता देता हूँ 6% किसके माध्यम से प्राप्त हुई। कौन सी 6%? ये वाली 6%। ये 6% ऐसे ही प्राप्त हुई भाई विजय, यहाँ पर जो डायरेक्ट पृथ्वी से जो मिल रही है। माध्यम होना चाहिए ना, किस माध्यम से मिल रही है। ये 19% संघनन की क्रिया के द्वारा मिल रही है, ये 9% संवहन की क्रिया के द्वारा मिल रही है, और ये डायरेक्ट पृथ्वी अपने अंदर छोड़ रही है। जैसे मान लो ये है, तुम अपना शरीर पूरा गर्म कर लो, अब तुम किसी यहाँ पर खड़े हो जाओ तो एनर्जी तो तुम्हारे अंदर से बाहर निकलेगी ना अपना आप ही। एनर्जी इस रूप में भी निकल रही है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट निकल रही है। कुछ एनर्जी तुम्हारे पसीने के रूप में निकलेगी, पसीने के रूप में जो पसीना बन जाएगा, तुम्हारे शरीर का पानी होगा वो पसीना बन जाएगा, और पसीना बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समझ लो ये हो गया संघनन। संघनन इसे बोलते हम, संघनन बन जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे इस तरह की क्रिया होगी हवा के द्वारा, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो संबंध है एक तरह का। तो डायरेक्ट आप छोड़ दे रहे हो, किसी कोई क्रिया प्रोसेस नहीं हो रही है, डायरेक्ट आप छोड़ दे रहे हो, है ना। पृथ्वी के द्वारा विकिरण 6% ही है, समझे ना। तो एनर्जी लॉस जो हो रही है वो कई तरीकों से होती है ना, उसमें एक तरीका क्या है, डायरेक्ट आप छोड़ते रहो। कोई पसीना निकल रहा है जैसे मान लो वो संघनन वाला ये होगा, और भी कोई बात है। और सर्दी के समय कैसे होगा, सर्दी के समय कैसे होगा मतलब समझा नहीं। और कोई क्वेश्चन था क्या? इसलिए रात की शुरुआत में मौसम गर्म रहता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, बिल्कुल बात सही है। पहले क्या होगा, अगर मान लो तुम शाम के समय तो थोड़ा गर्म रहेगा, धीरे 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 3-4 बजे उठो और देखो पृथ्वी का हाल क्या हो रहा है, जमीन ठंडी है नहीं है। ठंडी मिलेगी आपको, तो ठंडी मिलेगी इसका मतलब ये है कि वो ठंडा पूरा जितने एनर्जी प्राप्त करी थी वो सब छोड़ दी है ना। 48%, ये कोई जरूरी नहीं 48% रहेगा। वैसा तो बात तुम्हारी ठीक है, लॉजिकल बात है, 48% ज्यादा से ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर मान लो बहुत सारी ऐसी क्रिया हो गई, ये तो एक आदर्श चीज है ना, तुम समझ रहे हो ना भाई प्रियांशु, ये तो एक मतलब एवरेज चीजें में बात हो रही है कि 48% रहेगा। जनरली एवरेज होता है ये सब। अब बताओ तुम्हारे महीने में, ये तो बजट है, बजट तो चेंज भी होता रहता है किस सेंस में। ये तो मतलब 100 तो चलो मान लो प्राप्त होगी, 100 तो हमें प्राप्त होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लो हमें बादल ने उस दिन क्या करा, मूड उनका वो हो गया, बदल गया, 22 कर दी उन्होंने, 25 कर दी, मतलब 22 तो बहुत कम हो गया, 26 कर दी। मूड के ऊपर बात है। अगर मान लो संबंध की उस दिन अच्छी नहीं हुई, नो हुई पूरी पृथ्वी पर, ये तो एवरेज औसत की बात हो रही है ना। हाँ अच्छा, इसलिए लगभग बोला, हाँ लगभग ठीक है, लगभग बिल्कुल सही बात है। बहुत लॉजिकल बात बोली इसने अभी फिलहाल कि क्या बोलते हैं 48% ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बहुत सही, इसका मतलब क्या है, तुम दिमाग खोल रहे हो अपना ना, दिमाग खोलोगे ना तभी कुछ कर पाओगे। लॉजिकल बात बोली, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, यदि कोई डाउट है तो जल्दी बता दो वरना क्लास करें। क्लियर, खत्म, बोलो, चले, है ना, ठीक है, ओके, जल्दी से बता बस, ठीक है ना, ओके चलो, बहुत बढ़िया। चलो कल मिलते हैं फिर, आपको कल तो छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों मिलते हैं सोमवार को। ओके।